बहू के मायके वाले तो कतई इस घर में नहीं रह सकते। क्या पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन यहाँ रख सकूँ और उनकी सेवा कर सकूँ। प्रांजल रोते हुए अपने पति विनीत को कह रही थी। ज़रूर है प्रांजल, पर क्या हुआ बाबूजी को? और ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुबह से शाम तक मैं ऐसा क्या हो गया जिसकी भनक मुझे नहीं है? आपको कैसे पता रहेगा जी? आप सुबह 8 बजे दुकान जाते हो और रात के 10 बजे घर लौटते हो, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर आपकी पीठ के पीछे घर पर क्या हो रहा है? और ऊपर से माँ जी कहाँ जा के चाहती हैं कि उनका बेटा अपने ससुराल का हाल समाचार जाने। इसी बात का तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कहीं दूर हैं। क्या पहेलियाँ बुझा रही हो प्रांजल? जो भी है साफ साफ कहो। प्रांजल की तरफ देखते हुए विनीत ने कहता है। फिर प्रांजल सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से बाबूजी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और तबीयत खराब चल रही थी। गांव में उन्हें दिखाया गया, पर बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं बड़े भैया को बोली कि बाबूजी को लेकर यहाँ चले आएँ, ताकि यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह आपके जाने के बाद बाबूजी को लेकर यहाँ आ गए और किडनी के जाने मैंने डॉक्टर से दिखा लाए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिख कर दी और इसी शहर में रहने की हिदायत दी। इसीलिए मैं बाबूजी के रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे बाबूजी के यहाँ रुकने का बात पता चली, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझसे झगड़ने लगी, ये कहकर कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कोई इस घर में पनाह नहीं ले सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के यहाँ रहने की आदत हो गई तो बार बार आने की लत लग जाएगी उन्हें। ऐसा कहने के साथ उन्होंने मुझे बड़ी खड़ी खोटी सुनाई और फिर कहने लगी, मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे बेटे के कमरे में अपने बाप को ठहराने वाली तुम होती कौन हो? अपने बाप के घर से लाई थी क्या ये मकान जो किसी को भी यहाँ आश्रय दे रही हो? ये मेरा घर है, रोहिणी निवास, कोई धर्मशाला नहीं जो अपनी मनमर्जी करोगी। माँ जी की चीखती हुई आवाज़ सीधा बाबूजी और बड़े भैया के कानों में पड़ी और वो अपना सामान बांधकर जा ही रहे थे कि माँ जी बाबूजी को भला बुरा कहने लगी। शर्म नहीं आती है बेटी के घर में बीमारी का बहाना लेकर रहने में? ये आपकी बेटी का ससुराल है, कोई सराय खाना नहीं। कुछ तो शर्म किया होता समझी जी। बाबूजी को बेइज्जत और अपमानित करने के बाद बड़े भैया को ताने देने लगी। अरे इतनी ही चिंता है अपने बाबूजी की तो ले जाओ किसी होटल में रखो। सब कुछ फ्री में ही चाहिए क्या, जो मुंह उठाकर बहन के ससुराल चले आए? माँ जी की ऐसी बातें सुनकर बाबूजी सुन्न हो गए। उन्हें तो ऐसे लग रहा था जैसे नस काटो तो खून नहीं। कितना बड़ा लाछन लगा दिया एक बीमार पिता के ऊपर। अच्छा हुआ जो भैया तुरंत बाबूजी को हॉस्पिटल के निकट के एक कमरे में ठहरा आए। अगर यहाँ रहते तो जीते जी मर जाते और बीमार ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती। कहते प्रांजल सिसक उठती है। प्रांजल को यूँ सिसकते देख विनीत उसे पानी देता है और कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ प्रांजल, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं शांत हो जाऊँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज तो फैसला होकर रहेगा। अरे मैंने अपनी सारी जवानी आपकी माँ बाबूजी की सेवा में बिता दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे कौड़ी या कोई संपत्ति नहीं चाहिए थी। सिर्फ मुझे मेरा और मेरे मायके वालों का सम्मान मांगा था, पर मुझे आज तक नहीं मिला। कहते कहते प्रांजल का गला भर आता है और फिर कुछ देर शांत होकर कहती है, आज आप मुझे ये बताओ कि क्या ये घर सिर्फ माँ बाबूजी का है? हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। हमने अपनी शादी के 20 साल दिए हैं इस घर को सींचने में, फिर भी इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा घर कौन सा है जी, जिसे मैं हक से अपना कह सकूं? अगर बहुओं के लिए घर की हर जिम्मेदारी और काम है तो फिर घर पर हक क्यों नहीं? क्यों हमें इस घर से वंचित रखा जाता है विनीत? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ नहीं बुला सकते? अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरा घर चाहिए जिसे मैं हक से अपना कह सकूं। कहते कहते बार प्रांजल फफक पड़ती है, पर आज वो चुप नहीं रहना चाहती थी। पिछले 20 सालों से भरे दर्द के गुबार आज फट जाना चाहता था।
अरे बाबूजी कौन सा शौक से आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने? वो तो मजबूरी थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। अगर उनका बस चले तो वो बेटी के घर का पानी तक ना पिए, और शुरू से वही तो करते आए हैं। आज तक वो कभी उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल में कदम तक नहीं रखे, क्योंकि उन्हें पता है माँ जी का स्वभाव। वो तो मेरी जिद करने पर आ गए और मेरी जिद की वजह से ही उन्हें ये बेइज्जती सहन करनी पड़ी। मैं पूछती हूँ, क्या यही है माँ जी के संस्कार जिसका बखान दुनिया के सामने करती रहती हैं? प्रांजल आक्रोश और दुख से भरकर अपनी वेदना विनीत को कह रही थी। आज माँ जी का व्यवहार विनीत की आंखों में भी खटक सा गया। वो तुरंत प्रांजल का हाथ पकड़ा और अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ रोनी जी अपने सुरेश जी को आज सुबह हुए घटना की चर्चा कर रही थी, जिसमें प्रांजल के परिवार वालों को झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए कह रही थी, विनीत के बाबूजी ये जो बहू के परिवार वाले हैं सब के सब भिखारी हैं। देखिए तो कैसे 2 पैसे बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए थे। शर्म भी नहीं आती है ऐसे बिन बुलाए भिखारियों को? ऐसा कह रही थी रोनी जी कि विनीत पीछे से आके चिल्लाता है, माँ आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि वो बीमार आदमी के लिए? छी, शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी छोटी सोच पर माँ। वो प्रांजल के जन्मदाता हैं, कुछ तो लिहाज किया होता उनका। और वे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे, बल्कि प्रांजल ने बुलाया था। अगर वे यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता माँ? आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ जाते हो, तो प्रांजल के बाबूजी यहाँ क्यों नहीं आ सकते? अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा अपमान करता तो आपको कैसा लगता माँ? कुछ तो रिश्तों का मान रखिए माँ। और अगर प्रांजल के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रहकर करते तो इसमें क्या बुराई थी? आखिर ये घर उनकी बेटी का भी तो है। खबरदार जो ऐसा कहा विनीत, ये घर मेरा है और इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं है हम और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगी, बहू या तुम नहीं। रोब से चिल्लाते हुए मुकेश जी कहते हैं, ठीक है बाबूजी, यदि ये घर आपका है तो अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जहाँ इंसानियत की कोई जगह ना हो, जहाँ घमंड और रोब का बोलबाला हो, उस घर में मैं अब और नहीं रह सकता। ऐसा हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर विनीत जाने लगता है कि तभी रोनी जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए तो अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा? तो चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे बेटा? मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। चाहिए तो तू अभी के अभी बहू के बाबूजी को बुला ला, मैं अपने हाथों से उनका कमरा ठीक कर दूंगी, पर घर छोड़ कर जाने की बात मत कर। खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार सा बेटा और प्रांजल जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से रोनी जी कहती हैं, अपने पर आई तो बात समझ में आई माँ जी? यहाँ 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हूँ, इसलिए हमारी कदर नहीं है आप लोगों की नज़रों में। 20 साल हो गए माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, पर आज भी मैं अपने किसी परिवार को यहाँ नहीं बुलाई और ना ही बुलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को नेचर का। पर इस बार तो आप हद ही पार कर गई, मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू दे गई। क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो एक बेटी के बाप हैं और बेटी के कहने पर यहाँ चले आए। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले ही इस घर में रहूँ या ना रहूँ, पर आप आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत पाल कर रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती माँ जी। ऐसा कहकर प्रांजल अपने कमरे में चली जाती है और विनीत भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सुबह जब प्रांजल अपना सामान बांध रही थी तो विनीत प्रांजल को आवाज़ लगाता है, प्रतिमा जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। प्रांजल भागकर आती है और देखती है उसके बाबूजी और बड़े भैया सुरेश जी और रोनी जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। प्रांजल पकड़कर बाबूजी को बिठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया को देखती है। तब बड़े भैया कहते हैं, सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी आए हमारे कमरे में जहाँ हम रुके थे और काफ़ी मिन्नतें करने लगे, अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, तो हमें आना ही पड़ा। अरे बहू अब खड़ी ही रहेगी, अपने बाबूजी को अपने कमरे में ले जाओगी, और हाँ इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए विनीत बेटा। ऐसा कहते हुए सुरेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर होनी जी कहती हैं, समझी जी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक बेझिझक आराम से यहाँ रहिए, आखिर ये आपकी बेटी का ही घर है।
ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।